प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी सभी तरह की एक्टिविटीज के बारे में जाना और हमें पता चला कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इनके इस कनेक्शन के ऊपर ही पूरी इकोनॉमी बेस्ड रहती है। सोचिए, अगर रिसोर्सेज को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना ही पॉसिबल ना हो तो इन सारी एक्टिविटीज से हमें क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के लिए जहां हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, वही प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद उसे मार्केट तक भी पहुंचाना पड़ता है और तभी ये सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होती है जिनसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। इस तरह देखा जाए तो ये सब एक चेन की तरह आपस में लिंक्ड है और इसी चेन में आ जाते हैं रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज। मगर इसको कंप्लीट करने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन से है? तो वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कैसे? आइए ये जानते हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में हम ये तो जान ही लेंगे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से है, उन्हें कैसे यूज किया जाता है और वो किस तरह से प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में हेल्पफुल रहते हैं। इसी तरह किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के बीच पॉपुलर बनाने और कंज्यूमर्स की डिमांड को समझते हुए उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रेडी करने में कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट रोल को भी हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट ऐसी सर्विस है या फैसिलिटी होती है जिसकी हेल्प से पर्सन या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। इसके लिए एनिमल्स, ह्यूमन और व्हीकल्स का यूज किया जाता है। जब बात मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की आती है तो आपके माइंड में बाइसिकल, स्कूटर, कार, ट्रेन, एरोप्लेन ये सभी चीजें आती होंगी। मगर कई जगहों पर ह्यूमन एंड एनिमल्स को भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज किया जाता है। जैसे कि हीली रीजन में आज भी हॉर्सेस और ह्यूमंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह अवेलेबल रहते हैं। केदारनाथ, वैष्णो देवी, कश्मीर जैसे टूरिस्ट प्लेसेस में आप जनरली ह्यूमंस को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में देख सकते हैं। मगर पीपल एंड गुड्स का मूवमेंट केवल लैंड पर ही नहीं होता है, वाटर और एयर के थ्रू भी होता है। और इसी तरह अलग अलग मोड में यूज किए जाने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग होते हैं। जब बाय रोड ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे लैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। हालांकि रेलवे लैंड ट्रांसपोर्ट का ही एक पार्ट है। शिपिंग एंड वाटरवेज वाटर ट्रांसपोर्ट में शामिल है। इसी तरह हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है। इसके अलावा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड लिक्विडिफाइड ऑयल्स पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। कुल मिलाकर ट्रांसपोर्टेशन एक ऑर्गेनाइज सर्विस इंडस्ट्री है जो ह्यूमन सोसाइटी की बेसिक नीड को फुलफिल करती है। अब अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन ट्रांसपोर्ट, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और फैसिलिटी फॉर कैरेज ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग एनिमल्स, ह्यूमंस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स which take place over land, water and air. स्टूडेंट अब कई सारे प्लेस अलग अलग रूट के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो इसे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहा जाता है। यानी कि हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में किसी भी रूट के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं और इसके लिए अलग अलग मोड्स का भी यूज किया जा सकता है। लैंड, वाटर, एयर एंड पाइपलाइंस कुछ मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो किसी एक रीजन में या अलग अलग रीजन में भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं। पाइपलाइन को छोड़कर बाकी तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स और गुड्स दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जबकि पाइपलाइन के थ्रू कुछ पर्टिकुलर गुड्स का ही ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट भी अलग अलग रहती है। कुछ ट्रांसपोर्ट बहुत कम टाइम में बड़ी से बड़ी डिस्टेंस को कवर कर लेती है, पैसेंजर्स और गुड्स को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है, मगर ये काफी एक्सपेंसिव भी होती है। और कुछ ट्रांसपोर्ट कंपैरेटिवली कम एक्सपेंसिव होते हैं मगर ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा टाइम लगता है। यहां आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो अब आपको पता है कि when several places are joined together by a series of routes it forms a pattern which is referred to as a transport network. अब आइए इन सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आता है लैंड ट्रांसपोर्ट। पहले के जमाने में ह्यूमंस खुद ही कैरियर थे, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल कर जाया करते थे और अपनी चीजों को भी खुद ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। थोड़े टाइम के बाद जब उन्होंने एनिमल्स को यूज करना शुरू किया तो एनिमल्स उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम बन गए। कुछ और टाइम के बाद जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो एनिमल कार्ट बनाई गई जिन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाने लगा। ट्रांसपोर्टेशन में रिवॉल्यूशन तब आया जब 18th सेंचुरी में स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ।
उसके बाद रेलवेज की शुरुआत हुई, जिससे ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हुआ और एक साथ ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स एंड गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सफलता मिली। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन 1825 में नॉर्दर्न इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच ओपन की गई थी। यह आपसे पूछा भी जा सकता है, व्हेन वाज द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन ओपनड, व्हिच प्लेसेस डिड इट ओपन? तो अब आपको इसका आंसर पता है। द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वाज ओपनड इन 1825 बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन नॉर्दर्न इंग्लैंड। 19th सेंचुरी आते आते रेलवे सबसे पॉपुलर और फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट बन चुका था। इतना ही नहीं, रेलवे लाइन ने यूएसए के कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स तक को ग्रेन फार्मिंग, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ओपन कर दिया गया। इंटरनल कंबशन इंजन के इन्वेंशन के बाद तो रोड क्वालिटी और रोड के ऊपर चलने वाले व्हीकल्स जैसे कि कार, बस, ट्रक एक्सेट्रा में भी दिनों दिनों ग्रोथ होने लगी और इस तरह रोड ट्रांसपोर्ट में भी रेवोल्यूशन देखने को मिला। लैंड ट्रांसपोर्ट में होने वाले कुछ न्यूअर डेवलपमेंट्स को देखे तो पाइपलाइन, रोपवेज एंड केबलवेज उन्हीं डेवलपमेंट में आते हैं, जिनसे आज मिनरल ऑयल्स, वाटर, स्लज और सीवर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द न्यू मोड्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। Pipelines, ropeways and cableways are among the newer development in land transportation. Student, railways, ocean vessels, barges, boats, motor trucks and pipelines सबसे बड़े freight carriers हैं, जिनसे किसी भी तरह के मटेरियल को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इन सभी लैंड ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए इतना तो क्लियरली समझ आता है कि ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि ह्यूमन पोर्टर, पैक एनिमल, कार्ट और वेगन आज के लार्ज फ्रेटर्स जैसे पॉपुलर ट्रांसपोर्टेशन से एक्सपेंसिव है और एक बार में कंपैरेटिवली कम सामान को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। मगर इसके बावजूद बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन वाले एरियाज में आज भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैक एनिमल्स और ह्यूमंस को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ किया जाता है। इंडिया और चाइना के कुछ डेंस पॉपुलेशन वाले कई डिस्ट्रिक्ट में आज भी ह्यूमन पोर्टर और एनिमल कार्ट यूज़ होते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर ह्यूमन पोर्ट्स तो आपने भी देखे होंगे और हिली रीजन्स में सामान को और छोटे बच्चों को कैरी करने वाले ह्यूमंस, जिन्हें पिट्ठू भी कहा जाता है, ये कॉमनली देखे जा सकते हैं। ऐसी जगह जहां पर रोड व्हीकल के लिए फेवरेबल नहीं होती है या इतनी ज्यादा अनइवन होती है कि उनके ऊपर किसी तरह का व्हीकल नहीं चल सकता, वो आज भी ह्यूमंस और पैक एनिमल्स ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में कितना ही रिवोल्यूशन क्यों ना आ जाए, हमारे ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आज भी यूजफुल बने हुए हैं। अब अगर हम पैक एनिमल्स की बात करें तो हॉर्सेस का यूज ड्रॉट एनिमल्स यानी कि सामान लेकर चलने वाले एनिमल्स के रूप में वेस्टर्न कंट्रीज में भी किया जाता है। इसके अलावा डॉग्स, रेंडियर का यूज नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप और साइबेरियन के स्नो कवर्ड ग्राउंड्स में स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है। माउंटेन्स रीजन में म्यूल्स का यूज सबसे ज्यादा होता है, तो डेजर्ट्स में कैमल्स का यूज होता है। अपने इंडिया में देखा जाए तो बुलक कार्ट का यूज आज भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए खूब किया जाता है। या अगर आपसे पूछा जाए विच एनिमल्स आर यूज्ड एज कैरियर्स, तो अब आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। डिफरेंट एनिमल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस एज कैरियर्स। Horses are used as a draught animals even in the Western countries. Dogs and reindeers are used in North America, North Europe, and Siberia to draw sledges over snow-covered ground. Mules are preferred in the mountains region, while camels are used for caravan movement in deserts. In India, bullock carts are used for pulling carts. वैसे देखा जाए तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है रोड्स। जहाँ रोड्स अच्छी होती है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अगर शॉर्ट डिस्टेंस में देखा जाए तो रेलवे के कंपेयर में रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इकोनॉमिकल और बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करवाई जा सकती है। आपने फूड डिलीवरी पर्सन को तो देखा ही होगा, कैसे वो रेस्टोरेंट से लेकर हमारे घरों तक हमारा मनचाहा फूड तुरंत पहुंचा देते हैं। इसके अलावा गैस सिलेंडर या फिर डोमेस्टिक यूज़ की कई सारी ज़रूरी चीज़ें हमारे घरों में रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए ही आती है। क्या इन सभी के लिए हम रेलवेज का यूज़ कर सकते हैं? सुनने में ही फनी लग रहा होगा ना। यानी एक बात तो क्लियर है कि जब भी शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हो तो रोड ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। मगर रोड ट्रांसपोर्ट में जो सबसे बड़ी कमी है वो है इनका यूज़ हर सीज़न में ईजिली नहीं किया जा सकता। एक टाइम के बाद ये रोड्स उतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं रहती। टाइम टू टाइम इनको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जो अनमेटल्ड रोड्स यानी कि कच्ची सड़कें होती है उनका कंस्ट्रक्शन तो ईजी रहता है,
मगर हर बार रेनी सीजन आते ही वे इतनी ज्यादा इफेक्टिव और सर्विसेबल नहीं रहती। जगह जगह डिप्रेशन आ जाते हैं और उनके ऊपर व्हीकल्स को ले जाना भी पॉसिबल नहीं होता। रेनी सीजन में जब हेवी रेन्स होती है या फ्लड्स आ जाते हैं, तो कई बार कुछ मेटल रोड्स, पक्की सड़कें भी ऐसी ही कंडीशन में हो जाती है। ऐसे कंडीशन में रेलवे ट्रांसपोर्ट ज्यादा इजी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। मगर कम डिस्टेंस के लिए भी रेलवे का यूज किया जाए तो वो कॉस्टली भी पड़ता है और ज्यादा टाइम टेकिंग भी। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस में रेलवे सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट माना जा सकता है। इस तरह देखा जाए तो किसी भी कंट्री की रोड्स वहां के टूरिज्म, ट्रेड एंड इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कितनी जरूरी है ना। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी आप वेकेशन में कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहले वहां की कनेक्टिविटी देखते हैं। बाय रोड या रेलवे के थ्रू आप वहां कैसे और कितने टाइम में पहुंच सकते हैं। कई सारी जगह तो ऐसी है जहां एयरवेज से ही जाना पॉसिबल होता है, मगर ऐसा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए हर कोई रोडवेज और रेलवेज को ही ज्यादा प्रेफर करता है। जहां रोडवेज के थ्रू कनेक्टिविटी इजीली मिल जाती है, वहां ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं और ऐसी जगह पर ट्रेड करना भी आसान हो जाता है। तो इस तरह रोड्स किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसलिए रोड्स को मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। मगर इनके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता है। इसलिए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के रोड्स में काफी अंतर देखने को मिलता है। डेवलप कंट्रीज में अच्छी क्वालिटी वाली रोड हर जगह पाई जाती है और फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटर रोड्स, ऑटोबान्स, इंटरस्टेट हाईवेज के जरिए लॉन्ग डिस्टेंस को कनेक्ट करती है। जहां क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन माउंटेनियस, डेजर्ट एंड फ्लड प्रोन एरियाज? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स हेवीली ऑन द फिजियोग्राफी ऑफ नेचर। Mountainous region. In mountainous region, irregular terrain makes road construction difficult, as cutting through the mountains while construction is not only costly but also dangerous. Also, frequent landslides make the roads unfit for use. In desert region, laying down roads is not easy, as sand does not provide a strong base for construction of roads. Flood-prone regions. In flood-prone regions, roads are frequently flooded, hence they cannot be used and remain unfit for use. अगर हम पूरे वर्ल्ड के रोड सिस्टम को देखें तो पता चलता है कि रोड सिस्टम अब तक पूरी तरह डेवलप हो भी नहीं पाई है। कई प्लेसेस ऐसे हैं जिनकी कनेक्टिविटी रोड के थ्रू नहीं हो पाती। पूरे वर्ल्ड की टोटल मेजरेबल रोड की लेंथ ओनली 15 मिलियन किलोमीटर है, जिसमें से 33% रोड सिस्टम नॉर्थ अमेरिका में ही देखा जा सकता है। वेस्टर्न यूरोप के कंपेयर में नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी तो है ही, साथ ही साथ अब तक सबसे ज्यादा व्हीकल्स भी यही रजिस्टर्ड किए गए हैं। तो यहाँ एक बात तो क्लियर होती है कि रोड सिस्टम अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। किसी एरिया में रोड डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो किसी एरिया में रोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा। जहाँ रोड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है वहाँ व्हीकल्स भी ज्यादा देखने को मिलते हैं और ज्यादा व्हीकल्स होने से ट्रैफिक भी ज्यादा होती है, जिसे मैनेज करना अच्छे और इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ट्रैफिक फ्लो कैसे काम करता है। आपने देखा होगा कि रोड्स पर हमेशा हर जगह एक जैसा ट्रैफिक देखने को नहीं मिलता है। सुबह सुबह जब कई सारी स्कूल बसेस बच्चों को लेकर स्कूल तक पहुंचती है और ऑफिस टाइम में भी जब कई सारे लोग एक साथ अपने अपने व्हीकल से अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए निकलते हैं, तब सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। इसी तरह शाम को भी एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है जब रोड्स पर उनकी कैपेसिटी से ज्यादा व्हीकल्स इकट्ठे होने लगते हैं और कंजेशन होने लगता है। तब ट्रैफिक जाम फेस करना पड़ता है। हालांकि पूरे दिन में कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब रोड खाली पड़े हो और उनके ऊपर ज्यादा व्हीकल्स देखने को भी ना मिले। ऐसे टाइम में कम ट्रैफिक होने पर इसे ट्रफ्स ऑफ ट्रैफिक फ्लो कहा जाता है और ज्यादा ट्रैफिक वाले पॉइंट्स को पीक्स ऑफ ट्रैफिक फ्लो कहा जाता है। आजकल सिटीज में ज्यादातर रोड्स पर पीक ऑफ ट्रैफिक फ्लोज देखने को मिलते हैं, जिससे ट्रैफिक कंजेशन भी फेस करना पड़ता है। मगर हाईवेज पर ट्रैफिक फ्लो रेगुलर बना रहने पर भी कंजेशन फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये डिस्टेंट प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए बनाई जाने वाली ऐसी मेटल रोड्स होती है जो काफी वाइड एंड लॉन्ग तो होती है, वेल कंस्ट्रक्टेड भी होती है। ट्रैफिक फ्लो किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इनका कंस्ट्रक्शन ऐसे किया जाता है कि इनमें अलग अलग सेपरेट ट्रैफिक लेन्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, ड्यूअल कैरेज वेज भी बनाए जाते हैं, जिससे एक टाइम में कई तरह के व्हीकल्स बिना किसी इंटरप्शन के सही ट्रैफिक फ्लो में चलते रहे। हाईवे की टोटल विड्थ 80 मीटर तक होती है। डेवलप कंट्रीज में हर एक सिटी पोर्ट टाउन के साथ ऐसे ही हाईवेज के द्वारा कनेक्ट रहती है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए
What are the highways? तो आप बता सकते हैं highways are metal roads connecting distant places for unobstructed vehicular movement with separate traffic lanes, bridges, flyovers and dual carriageways. स्टूडेंट नॉर्थ अमेरिका में हाईवेज की डेंसिटी 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हाईवेज की सबसे ज्यादा डेंसिटी है। यहाँ हर एक प्लेस हाईवे से 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर या इसके अंदर ही पड़ जाता है। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के कोस्ट पर बनी सिटीज ईस्ट में अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर बनी सिटीज से हाईवेज के द्वारा अच्छी तरह कनेक्टेड है। इसी तरह नॉर्थ में कनाडा की सिटीज साउथ में मेक्सिको की सिटीज से हाईवे के द्वारा ही कनेक्टेड है। ट्रांस कैनेडियन हाईवेज वेस्टर्न कोस्ट पर पड़ने वाले ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर को ईस्टर्न कोस्ट पर पड़ने वाले सेंट जॉन से कनेक्ट करता है। अलास्का हाईवे कनाडा के एडमॉन्टन को अलास्का के एंकोरेज से कनेक्ट करता है। अभी जो पैन अमेरिका हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसका काफी सारा हिस्सा बनाया जा चुका है। इस हाईवे को पूरा होते ही साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड यूएसए और कनाडा भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। यूरोप में कई ज्यादा व्हीकल्स यूज किए जाते हैं क्योंकि वहां हाईवेज का डेवलप नेटवर्क पाया जाता है। मगर हाईवेज के होते हुए भी रेलवेज और वाटरवेज की पॉपुलैरिटी वहां कम नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रेलवेज एंड वाटरवेज के होते हुए हाईवेज को बड़ी कंपटीशन का सामना करना ही पड़ता है। रशिया में यूराल के वेस्ट में बने इंडस्ट्रियल रीजन में हाईवेज का सबसे ज्यादा डेंस नेटवर्क डेवलप हुआ है, जिसका हब मॉस्को में है। इम्पोर्टेंट मॉस्को व्लादिवोस्टॉक हाईवे ईस्ट रीजन में अपनी सर्विस देता है, मगर वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया होने की वजह से रशिया में रेलवेज हाईवे की कंपेयर में ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। चाइना की बात करें तो वहां के हाईवे पूरी कंट्री की भी सभी मेजर सिटीज को क्रिस क्रॉस पैटर्न में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि वियतनाम बाउंड्री के पास वाली स्नांग सो सिटी, सेंट्रल चाइना में शंघाई, साउथ में गुआंजुआ एंड नॉर्थ में बीजिंग आपस में क्रिस क्रॉस हाईवेज के द्वारा ही कनेक्टेड है। इनके अलावा और एक न्यू हाईवे भी है जो तिब्बत में चेंगडू को ल्हासा के साथ कनेक्ट करता है। हमारे इंडिया में भी कई सारे हाईवेज ऐसे हैं जो मेजर टाउन्स और सिटीज को आपस में कनेक्ट करते हैं और जिनके थ्रू ट्रैवल करना ट्रांसपोर्टेशन को इजी बना देता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्डन, क्वाड्रिलैटरल और सुपर एक्सप्रेसवे जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा नेशनल हाईवे नंबर 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। अफ्रीका में एक हाईवे नॉर्थ में अल्जियर्स को गुयाना के कोनाक्री से कनेक्ट करता है। इस तरह कैरो केपटाउन से कनेक्टेड है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, विच कॉन्टिनेंट्स हैज द हाईएस्ट हाईवेज डेंसिटी? गिव स्टैटिस्टिक्स टू द फैक्ट्स। तो इसका आंसर तो आपको पता ही है। In North America, highways density is high, about 0.65 km per square kilometer. Every place is a 20-kilometer distance from a highway. Cities located on the Pacific coast are well connected with those of the Atlantic coast. लॉन्ग डिस्टेंसेस में रहने वाले लोगों को मेजर टाउन से कनेक्ट करने और डिफेंस प्रोवाइड करने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लगभग सभी कंट्रीज में ऐसी बाउंड्री रोड्स पाई जाती है जो बॉर्डर विलेजेस और मिलिट्री कैंप में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द बॉर्डर रोड्स, तो अब इसका आंसर आप दे सकते हैं। Border roads are roads laid along international boundaries and play an important role in integrating people of the remote areas with the major cities. तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमने रोडवेज के बारे में डिटेल में जान लिया। रोडवेज कैसे लैंड ट्रांसपोर्ट में अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये भी हम अच्छी तरह से जान गए हैं। आइए अब लैंड ट्रांसपोर्ट के अगले इंपॉर्टेंट मोड रेलवेज के बारे में जानते हैं। हालांकि रोडवेज सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और पॉपुलर लैंड ट्रांसपोर्टेशन मोड है, मगर जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में पैसेंजर्स और लगेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कराना होता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाना होता है, तब रेलवेज ज़्यादा यूजफुल रहती है। रेलवे गेजेस यानी कि रेलवे लाइंस हर एक कंट्री में वैरी करती है। इन डिफरेंट गेजेस को इनकी विड्थ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। नॉर्मली ब्रॉड गेज जो कि 5 मीटर से ज़्यादा वाइड होती है, स्टैंडर्ड गेज जो कि 1.4 मीटर वाइड होती है और मीटर गेज जो 1 मीटर वाइड होती है। 1 मीटर से कम विड्थ वाली गेजेस स्मॉलर गेजेस कही जाती है। स्टैंडर्ड गेजेस यूके में यूज़ की जाती है। हमारे इंडिया और इंडिया के साथ साथ जापान, यूएस और यूके में कम्यूटर ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये मिलियंस पैसेंजर्स को डेली सिटी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। लोकल ट्रेन्स एंड मेट्रो ट्रेन्स इन कम्यूटर ट्रेन्स का अच्छा एग्जाम्पल है। पूरे वर्ल्ड में रेलवेज लगभग 13 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल भी है।
यूरोप में सबसे ज्यादा डेंस रेल नेटवर्क पाया जाता है। ये लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबा है। इनमें से ज्यादातर डबल और मल्टीपल ट्रैक्ट है, जिनमें एक साथ दो या दो से ज्यादा ट्रेन निकल सकते हैं। बेल्जियम में सबसे डेंस रेलवे पाया जाता है, जो 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर लगभग 1 किलोमीटर तक है। इंडस्ट्रियल रीजन वर्ल्ड के कुछ मोस्ट डेंस रेलवेज को भी दिखाती है। लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, मिलान, बर्लिन और वारसा में इंपॉर्टेंट रेलवेज है। इंग्लैंड में बने यूरो टनल ग्रुप द्वारा चलाई गई अंडरग्राउंड रेलवे लंदन और पेरिस में पॉपुलर है। चैनल टनल लंदन को पेरिस से कनेक्ट करती है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस का इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि एयरवेज एंड रोडवेज को कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड पॉपुलर माना जाता है। और एयरवेज तो क्विकर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो है ही। जबकि रशिया में रेलवेज पूरे ट्रांसपोर्ट का 90% तक कवर करते हैं, और वहाँ यूराल के वेस्ट में रेलवे का डेंस नेटवर्क भी देखने को मिलता है। मॉस्को वहाँ का इंपॉर्टेंट रेल हेड है, जहाँ से कंट्री के वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया के अलग अलग पार्ट्स में मेजर रेल लाइंस रेडिएट की गई है। अंडरग्राउंड रेलवे और कम्यूटर ट्रेन्स भी मॉस्को में काफी पॉपुलर है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा बड़ा रेलवे सिस्टम है, जो पूरे वर्ल्ड के कुल रेलवे का लगभग 40% है। इसके ऑपोजिट यूरोप की कई कंट्रीज में रेलवे का यूज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बजाय सिर्फ हेवी गुड्स एंड मटेरियल जैसे ओर्स, ग्रेन्स, बिल्डिंग मटेरियल एंड मशीनरी एक्सेट्रा को लॉन्ग डिस्टेंस तक लाने ले जाने के लिए किया जाता है। सबसे ज्यादा डेंस रेलवे सिस्टम ईस्ट सेंट्रल यूएस और उससे कनेक्टेड कनाडा के हाई इंडस्ट्रियल एरियाज और अर्बन रीजन में पाया जाता है। कनाडा में रेलवे गवर्नमेंट सेक्टर में आता है और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे से व्हीट एंड कोल का बल्क में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लॉन्ग रेलवेज है, जिनका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। वेस्टर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नेशनल रेलवेज पर्थ से सिडनी तक जाती है। न्यूजीलैंड में रेलवेज मेनली नॉर्दर्न आइलैंड में पाए जाते हैं, जो फार्मिंग सेक्टर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साउथ अमेरिका के अदर कंट्रीज में सिर्फ चिली ही ऐसी कंट्री है जहां इंपॉर्टेंट रेलवेज बने हुए हैं, जो कोस्टल सेंटर्स को इंटरनल रीजन्स में बने माइनिंग एरिया से कनेक्ट करती है। पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में शॉर्ट सिंगल ट्रैक रेल लाइन पाई जाती है, जो पोर्ट्स को इंटरनल रीजन्स के साथ इंटरकनेक्ट लिंक्स के बिना ही जोड़ देती है। यह केवल एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रूट है जो एंस माउंटेन्स के दूसरी ओर 3900 मीटर की हाइट पर बने उस प्लाटा पास से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स को वालपराइसो से कनेक्ट करता है। एशिया में जापान, चीन और इंडिया के ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज में डेंस रेल रूट्स देखने को मिलते हैं। अदर कंट्रीज में कंपैरेटिवली कम रेल रूट बने हुए हैं। फिर भी वास्ट डिजर्ट्स और लो पॉपुलेशन वाले एरियाज की वजह से रेलवे फैसिलिटीज का डेवलपमेंट कम ही हो पाया। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होने के बावजूद अफ्रीका के केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेलवे है, जिनमें से गोल्ड, डायमंड के कॉन्सेंट्रेशन और कॉपर माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से अकेले साउथ अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर के रेलवेज बने हैं। इस कॉन्टिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रेल रूट्स हैं। अंगोला से कटांगा, जाम्बिया कॉपर बेल्ट तक जाने वाला द बेंगेला रेलवे। नंबर 2, जाम्बियन कॉपर बेल्ट से दार ए सलाम तक जाने वाला टांजानिया रेलवे। बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होते हुए जाने वाला रेलवे जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स को साउथ अफ्रीकन रेल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। एंड लास्ट, साउथ अफ्रीका की रिपब्लिक में केप टाउन से प्रिटोरिया तक जाने वाला ब्लू ट्रेन। अदर प्लेसेस में जैसे अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केनिया और इथोपिया में रेलवे लाइन पोर्ट्स सिटीज को इंटीरियर सेंटर्स से तो कनेक्ट करती ही है, मगर अदर कंट्रीज के साथ अच्छे रेल नेटवर्क नहीं बनाती। अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में अलग अलग तरह के रेलवेज देखे जाते हैं। आइए कुछ मेजर रेलवेज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, द ओरिएंट एक्सप्रेस। स्टूडेंट, कुछ ऐसे ही मेजर रेलवे नेटवर्क है जिनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे की। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे पूरे कॉन्टिनेंट से गुजरते हुए उनके दोनों एंड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इनका कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन से डिफरेंट डायरेक्शन में की जाने वाली लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को ध्यान में रखकर किया गया है। वहीं अगर ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करें तो रशिया का यह इंपॉर्टेंट रेलवे रूट वेस्ट में सेंट पीटर्सबर्ग से ईस्ट में पैसिफिक ओशन के कोस्ट पर बने व्लादिवोस्टॉक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमिन,
नोवोसिबर्स्क, इरकत्स्क, चिता एंड खाबरावोस्क से होता हुआ जाता है। ये एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, जो 9,322 किलोमीटर लंबा है। इसने अपने एशिया रीजन को वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट से कनेक्ट किया है। ये रेलवे उरल माउंटेन्स, ओबी एंड येंजी रिवर से होकर गुजरता है। चिता एक इम्पॉर्टेंट फार्मिंग सेंटर है और इरकत्स्क एक फर सेंटर। इस रेलवे को साउथ से कनेक्ट करने वाली रूट भी है, जिसे कि ओडेसा इन यूक्रेन, बाकू ऑन द कैस्पियन कोस्ट, ताशकेंट इन उज्बेकिस्तान, उलान बटोर इन मंगोलिया एंड शेनयांग एंड बीजिंग इन चाइना। अब अगर ट्रांस कनेडियन रेलवे को देखें तो ये 7,050 किलोमीटर लंबी रेल ईस्ट में हेलिफैक्स से स्टार्ट होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कलकेरी से होती हुई वेस्ट में पैसिफिक कोस्ट पर लोकेटेड वैंकूवर तक जाती है। इसका कंस्ट्रक्शन 1886 में किया गया। ये रेलवे लाइन इकोनॉमिक आर्टरी है। इस रूट से जाने वाले इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स है व्हीट एंड मीट। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कनेक्ट टू एंड्स ऑफ अ कॉन्टिनेंट। दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ कंट्री. They were constructed for economic and political reasons to facilitate long runs in different directions. They are essential for transportation for not only passengers but mainly freight. Example, Transcontinental Siberian Railways. Union and Pacific Railway Line Atlantic Coast पर located New York, Queensland, Chicago, ओमाहा, इवांस्टन और सैक्रामेंटो से होती हुई पैसिफिक कोस्ट पर लोकेटेड सैन फ्रांसिस्को से कनेक्ट करती है। इस रेलवे द्वारा किए जाने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स है ओर्स, ग्रेन्स, पेपर, केमिकल्स एंड मशीनरीज। द ऑस्ट्रेलियन ट्रेन कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन वेस्टर्न कोस्ट पर पर्थ से स्टार्ट होकर कालगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्ता से होकर ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड सिडनी को कनेक्ट करते हुए कॉन्टिनेंट के साउथ से दूसरी तरफ जाकर वेस्ट में फिर ईस्ट में आगे बढ़ती है। इसके अलावा एक और नॉर्थ साउथ लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग्स को कनेक्ट करती है और आगे इसे डार्विन बर्डम लाइन से लिंक कर दिया जाता है। द ओरिएंट एक्सप्रेस रेल लाइन पेरिस से स्टारबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन के द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला ट्रैवलिंग टाइम वाटरवे से लगने वाले 10 डेज के कंपैरिजन में ओनली 96 आवर्स का रह गया है। इस रेल रूट से होने वाले मेन एक्सपोर्ट्स है चीज, बेकन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स एंड मशीनरीज। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ओरिएंट एक्सप्रेस, तो आप बता सकते हैं कि दिस लाइन रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल पासिंग थ्रू स्ट्रासबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट एंड बेलग्रेड. The journey from London to Istanbul by this express is now reduced to 96 hours as against 10 days by the sea route. The chief exports on this rail route are cheese, bacon, oats, wine, fruits and machineries. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में अच्छी तरह समझ लिया है, जिसमें हमने रोडवेज और रेलवे को डिटेल में जाना और ये भी जाना कि रेलवे से एक्सपोर्ट होने वाले आइटम्स कौन कौन सी है।